हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल संदीप फिजिक्स में। इस बार क्लास 12th में 95 मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं, इसका जिम्मा मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है। और आप लोगों की डिमांड पर मैं फिर से एक नए लेक्चर, नई सीरीज के सामने उपस्थित हो चुका हूं लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे PYQ सीरीज। बेटा, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। 95 प्लस मार्क्स पक्के हैं आपके अगर आप इस PYQ सीरीज को फॉलो करेंगे साल भर, क्योंकि हर एक चैप्टर के PYQs और साथ में मैं एक सीरीज और लेकर आने वाला हूं जो आपके लिए रहेगी डायमंड क्वेश्चंस की सीरीज। यानी कि उसमें इतने अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में अप्रोच दिलाएंगे, ताकि आपके सामने किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना सकते हैं। इस बात की गारंटी है। अगर आप राहुल सुमन से जुड़ गए तो डेफिनेटली इस बार 95 प्लस मार्क्स आपके आने वाले हैं। बस विश्वास रखना, फॉलो करना और वीडियो को पूरा देखना, स्किप करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, 90+5 लाना चाहते हैं, तो आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। ये राहुल सुमन फिजिक्स के नाम से हमारा चैनल है। अब इस चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बना के रखी है। सबसे पहले ये वाली प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल वन शॉट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे और थ्योरी भी मिलेंगी और डेरिवेशन भी मिलेंगी, सब कुछ है। कंप्लीट पैकेज आपको यहां पर मिलेगा। आपके सामने अभी 1, 2 एंड 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए डिटेल वन शॉट के साथ। आप इनको जरूर देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत मजबूत हो जाए। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाए कूलम लॉ के भी अच्छे न्यूमेरिकल यहां पर मैंने करा दिए। ये आपकी सीरीज है डिटेल वन शॉट की, ये भी चलेगी, साल भर चलेगी। सारे टॉपिक, सारे चैप्टर हम कराएंगे। नेक्स्ट सीरीज आपकी जो चल रही है मैं आपको बताता हूं, ये वाली, ये आपकी है NCERT 2025-26 के नाम से सीरीज है। यहां पर NCERT के एग्जाम्पल का वन शॉट, एक्सरसाइज का वन शॉट, एग्जाम्पल का वन शॉट, एक्सरसाइज का वन शॉट। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा तो जाके देखिए। इसमें जितने भी NCERT क्वेश्चन बन सकते हैं, एडिशनल क्वेश्चन बन सकते हैं, सब मैंने यहां पर कराए हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी मजबूत हो सके उसके लिए पूरी मेहनत की जा रही है। आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, एक और सीरीज चल रही है आपकी, आपको बता दें यहां पर NCERT लाइन बाय लाइन, जिसमें मैंने 2 चैप्टर करा दिए NCERT लाइन बाय लाइन के, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड भी आएगा जल्दी। एक और सीरीज हम चला रहे हैं, बच्चे बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं सर एग्जाम्पलर पे भी काम करिए। तो एग्जाम्पलर का अभी फिलहाल एक ही लेक्चर आया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला लेक्चर आया हुआ है एग्जाम्पलर का, NCERT एग्जाम्पल। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा तो वहां पर एग्जाम्पलर का सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसी तरह से उसकी भी आएगी। ठीक है, अब एक नई सीरीज हम आप लोगों को लेकर आ चुके हैं, PYQ सीरीज, जिसमें हम जितने भी PYQs इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, वो सारे हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे और हर चैप्टर के PYQ सीरीज आएगी। तो इसको जरूर फॉलो करिए ताकि आपके मार्क्स 95 प्लस आ सके। और मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि एक और सीरीज मैं लॉन्च करूंगा जिसमें मैं हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चन में आपको दूंगा, जिससे आपकी एग्जाम में अप्रोचिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये PYQs है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन फिजिक्स के तभी आपसे बनेंगे जब आप उसकी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बारे में गिवन क्वांटिटी लिख लेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो आइए बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की बात की हमने, बना ली नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट X है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, ये बाय जो है इसको रिपेल कर रही है। अच्छा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, मान लो -Q, इसको रिपेल तभी कर सकती है जब इसके पास भी सिमिलर चार्ज हो, मतलब इसके बीच, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या पढ़ रहे हैं, हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट बाय। अब एक ऑब्जेक्ट Z आती है जो बाय के द्वारा क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अब 2 बातें जरा ध्यान सुनना। कोई भी चीज अट्रैक्ट कब होती है, तो देखो अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास, किसके पास बेटा, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास अगर हम कोई अनचार्ज बॉडी लेकर आते हैं, कौन सी बॉडी लेकर आते हैं, अनचार्ज बॉडी लेकर आते हैं, तो अनचार्ज बॉडी पर चार्ज नहीं है फिर भी ये उसकी तरफ क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे तो इस अनचार्ज बॉडी का पोलराइजेशन हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बॉडी कब अट्रैक्ट होती है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आओगे और इसकी तरफ अट्रैक्ट कराना है तो कौन सी बॉडी रखना पड़ेगा,
एक ऐसी बॉडी रखनी पड़ेगी जिसके बाद नेगेटिव चार्ज हो, तभी जाके वो उसकी तरफ क्या हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है। तो यहां पर मेरा मकसद ये है कि सवाल में कि एक्स ने बाय को रिपेल किया और पहले इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि एक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है बाय पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए रिपल्सन होगा। अब बाय के पास जब जेड को लेकर आते हैं तो जेड अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट तभी हो सकता है या तो पॉजिटिव चार्ज हो या बॉडी कैसी हो, न्यूट्रल हो। कैसी हो बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब अनचार्ज हो और पोलराइजेशन के बेसिस पर भी उसको अपनी तरफ खींचा जा सकता है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, तो आइए बात करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज ओनली, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सही है, पॉजिटिव होगा तभी अट्रैक्ट होगा, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज ओनली, ये तो गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल, देखो ये वर्ड सही लिखा है, न्यूट्रल है और पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए हम इसको ना देकर, वो भी सही है बट वो अप्रोप्रिएट नहीं है। उसमें केवल एक ही बात की गई है कि पॉजिटिव होगा तभी अट्रैक्शन होगा। अरे भाई पॉजिटिव नहीं भी होगा तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये दिखाया ना अभी अट्रैक्शन करके। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट भी बताते चलूंगा और साथ में आपका सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा यहां पर बढ़िया तरीके से, ठीक है। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ना कि ए होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन, बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन अ नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू इज ब्रॉट नियर वन फेस ऑफ अ मेटालिक क्यूब। अच्छा देखिए यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसको एक मेटालिक क्यूब के फेस पर लाया गया, तो ये मान लो मैंने एक क्यूब बना लिया यहां पर, सपोज दैट, क्या बना लिया, क्यूब बना लिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्यूब बना लिया ऐसे। अब नेगेटिव चार्ज को इसके किसी एक फेस पर लेकर आते हैं, यहां पर सरफेस पर लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोलराइजेशन से इसके आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस करा देगा, पॉजिटिव, और इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस करा देगा, नेगेटिव। सही बात है। चलो तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है, क्यूब बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अरे चार्ज कहां आया इसके पास, नेट चार्ज तो जीरो ही है, जितना पॉजिटिव है उतना नेट चार्ज तो जीरो है। क्यूब बिकम नेगेटिव चार्ज, गलत बात है, नेट चार्ज तो जीरो है, अभी चार्ज तो आया ही नहीं है, केवल पोलराइजेशन हुआ है। फेस नियर द चार्ज बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड अपोजिट फेस बिकम नेगेटिव। ये बात सही है कि ये वाली जो लोकेशन है ये पॉजिटिव हो गई और ये वाली लोकेशन जो हो गई नेगेटिव हो गई, ये बात सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर एक और क्वेश्चन आया बढ़िया, PYQ आपके सामने 2021-22 में पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेस्ट स्फीयर आर स्फीयर्ड इनटू अ चैम्बर एंड बिकम चार्ज विथ चार्जेस 3 + 3e और +5e और -3e, ओके रिस्पेक्टिवली। ऑल द 3 स्फीयर क्या लिखा है, कम इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली, इनको कांटेक्ट में लाया गया फॉर अ मूवमेंट, कुछ मूवमेंट के लिए, एंड गॉट सेपरेटेड कर दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू फॉर फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर। तो देखो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं सिंपल फंडा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, पहले जितना चार्ज था टच कराने के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा नेट, तो हम नेट चार्ज निकालते हैं। तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, ये आपका मान लो Q1 है, ये मान लो बेटा आपका Q2 है, ये मान लो बेटा आपका Q3 है, तो आप टोटल चार्ज निकालेंगे तो क्या आएगा, 3e + 5e माइनस का 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया 5e, तो ये टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। तो जाने की जब टच नहीं कराया था तो नेट चार्ज सिस्टम का कितना था 5e, टच कराने के बाद अलग किया गया तब भी कितना होगा 5e, तो इनमें से जिसका सम भी 5e आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे जो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में 4 जाएंगे 6, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता इसका, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। देखो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 में 7 जाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, ये सही है, कितना आ जाएगा बेटा 5e, तो ये अपना आंसर सही है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह के जब भी सवाल आया करे तो आप सबसे पहले जो भी आपको चार्ज दिए उनको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद जो भी सम बनेगा और वो सम इनमें से जोड़ने पर जिसका भी बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता इसका, बेटा चार्ज कभी फ्रैक्शन में होता ही नहीं है, चार्ज में जो ई की वैल्यू, ई का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो सुनना ध्यान से, मैं अभी एक नई चीज बताता हूं, देखो E × n होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये होता है ना। अब यहां पर E n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, इसकी वैल्यू 1 2 3
1000 कुछ भी हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। चार्ज फ्रैक्शन में होता है, यस, चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, लेकिन चार्ज का जिससे मल्टीप्लिकेशन होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया। क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक ऑब्जेक्ट के पास कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 1 कूलम चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। एंड गेन 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसने गेन किया है, क्या गेन किया है भैया, इसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है, ओके। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम। तो नेट चार्ज बताना है आपको, इसका क्या बताना है, नेट चार्ज कितना होगा। तो देखो अपने पास n की वैल्यू पता है, q पता है, n पता है, कितना 5 × 10⁻18, ठीक है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, हमको नेट चार्ज बताना है यहां पर। तो सबसे पहले n गिवन है, तो आप q निकाल लो। q कैसे निकालो, q का फॉर्मूला क्या होता है, n × e होता है। n की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻18। अरे भाई एक बॉडी पर 1 कूलम चार्ज था, उसको 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन दिए गए, उसके बाद उसका चार्ज कुछ बना होगा, नया चार्ज कुछ बना होगा, ठीक है। तो वो नया चार्ज निकाल रहा हूं मैं। कौन सा चार्ज निकाल रहा हूं, न्यू चार्ज निकाल रहा हूं भाई। कौन सा चार्ज निकाल रहा हूं बेटा, न्यू। ये तो पहले का है, ये तो गिवन है। इतने इलेक्ट्रॉन लिए, उसके बाद जो नया चार्ज बनेगा उसको हम नेट करके निकालेंगे आंसर इसका। तो नया चार्ज हम क्या निकालेंगे, Q = Ne, ये फॉर्मूला लगाया। 1.6 × 10⁻, कितना होता है, -18। 16 पंजे कितना होता है, 80। तो ये हो जाएगा 8.0 × 10⁻18, ये 19 होता है भाई। तूने 18 लिख दिया, मैंने 19 होता है। तो ये तो बच जाएगा आपका 10⁻⁻1 बचेगा। कितना बचेगा, 10⁻⁻1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.8। कितना आ जाएगा, 0.8 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 कूलम। ये न्यू चार्ज आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो नेट चार्ज निकालने के लिए देखिए पहले कितना था, 1 कूलम, और अब ये जो चार्ज आ जाए, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आए ना, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये बात भी ध्यान रखना भाई, नेगेटिव। तो यहां पर क्या कर देंगे, माइनस का 0.8 कर देंगे, ठीक है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यस ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.2 कूलम, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। आप घटा के देख लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ना था। उन्होंने गिवन चार्ज दिया है 1 कूलम, एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा है 5 × 10⁻18, ठीक है। उसके बाद आपसे नेट चार्ज पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो आपने इलेक्ट्रॉन दिए उसकी वजह से कितना चार्ज है वो अपन ने निकाला। उसके बाद जो पहले वाला चार्ज है, एक बात जरा ध्यान देनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज आता है, और पहले से 1 कूलम चार्ज था, तुमने जो इलेक्ट्रॉन दिया उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज कितना, इतना, और पहले कितना था 1, तो नेट कितना होगा, 1 + 0.8 माइनस का 8 हम ऐड कर देंगे, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0.2 कूलम, ठीक है भाई। चल ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए 3 चार्जेस Q, -Q एंड Q0। एक है आपका Q, दूसरा है आपका -Q, और तीसरा है आपका Q0, ओके। आर प्लेस एज शो इन फिगर, फिगर में दिखाए गए इस तरह शो किया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 एट पॉइंट O। तो जहां पर एट पॉइंट O पर जो आपका Q0 रखा है उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो आप जरा ध्यान देखिएगा बेटा, ध्यान देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा, बोलो, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। मान लो उसको मैं मान लेता हूं F1 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, F1 इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये माइनस इस Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स लगेगा F2 ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज का बीच का डिस्टेंस कितना है सर, A है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, KQ²/A², सही है, सही है भाई। सेम ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, Q0, अच्छा सॉरी Q0 था, एक मिनट इसको सही कर लेता हूं, क्योंकि एक चार्ज Q0 है, तो KQ0Q/A² आएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। इसका कितना आएगा, Q0 Q/A², ठीक है। तो ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, माइनस साइन नहीं लिया क्योंकि अपने डायरेक्शन शो करिए, और ये इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। और बेटा मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर
दो एक ही पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक F1 काम कर रहा है और एक F2 काम कर रहा है, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है √2, और दोनों में तो कोई सा भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो √2, और F1 की वैल्यू कितनी है? K Q0 Q बटा A²। तो देख लीजिए ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो किस में मैच कर रहा है? तो ये आपको दिख रहा होगा √2 K Q0 Q0 मतलब Q Q0 अपॉन A²। तो ये मैच कर गया, तो आपका आंसर आ जाएगा C आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है भाई, चलो क्लियर है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक और जोरदार क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्या कहता है क्वेश्चन? यहां पर हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन, 4 ऑब्जेक्ट W X Y एंड Z, ठीक है Z, ईच विथ चार्ज Q, दो सभी पर चार्ज Q है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है और इस पर भी Q है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड D साइड के स्क्वायर पर सभी को फिक्स किया गया। सो इन फिगर में दिखाया गया है। अब यहां पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट X, ये वाली ऑब्जेक्ट X, ऑब्जेक्ट Z, ये वाली ऑब्जेक्ट Z आर ऑन द मिड पॉइंट, मतलब ये एक मिड पॉइंट पर है। अगर मैं यहां से एक लाइन प्लॉट करूंगा तो ये दोनों आपको मिड पॉइंट पर दिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मिड पॉइंट पर तो एक कलाकारी कर लो, ये D है तो ये D है, ये भी D है तो ये D/2 हो जाएगा, ये भी D/2 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा D/2, और ये भी कितना हो जाएगा D/2। ठीक है, मिड पॉइंट की बात की जा रही है, तो आप फटाफट से ये काम पहले कर लिया करो। ओके, अब क्या लिखा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन X। तो W ने फोर्स लगाया X पर, कितना? F लगाया। तो फटाफट से F की वैल्यू निकाल लो। F की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, अब हम जानते कैसे निकालते। K Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q है, मतलब दोनों के चार्ज सेम है, तो ये आ जाएगा। और बीच का डिस्टेंस कितना है? D/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, K Q² बटा D²। तो ये तो F आ गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W। अब ये जो W है ऑन Z पर फोर्स लगा रहा है, और आप याद रखना फोर्स जो होता है वो हमेशा दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही काम करता है। तो W अब Z पर फोर्स लगा रहा है। किस पर फोर्स लगा रहा है? Z पर। तो वो कितना है उसको निकालना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए, फोर्स ऑन Z ड्यू टू W इज, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2, तो दोनों के चार्ज सेम है तो Q आएगा। अब मेन चीज क्या पड़ रही है कि हमें ये डिस्टेंस पता लगानी पड़ेगी, क्योंकि चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही फोर्स लगता है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो हम निकाल सकते हैं, देखो ये डिस्टेंस कितनी है? D, और ये कितनी है? D/2। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? D² प्लस D² अपॉन 4 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो सॉल्व करेंगे तो D² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 1 अपॉन 4 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो D तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? 4, 5/4, मतलब आपका आ जाएगा D√5 अपॉन 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस को अब यहाँ पुट कर देंगे तो D/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अपन जानते हैं कूलम फोर्स का, K Q1 Q2 बटा R² होता है। तो चार्ज तो सेम है, तो Q² हो जाएगा, ये आ जाएगा। थोड़ा सा रफ्तार में करेंगे क्योंकि P/Q है। ठीक है, चलो तो ये अपने सॉल्व करेंगे K Q², तो ये तो आएगा अपना D², और अपॉन में आएगा 5, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप जानते हो, पहले ही आपने कार्यक्रम करके रखा हुआ है, 4K Q² D²। देख लो एक सेकेंड, हाँ ये वाली पूरी क्वांटिटी आपकी क्या है? ये जो नया फोर्स आया है ये पूरा क्या है? F है। तो F बटा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। F ऑन कितना आता है बेटा? 5। ठीक है भाई, ये पूरा F है ना। ओके, 5, तो F/5 आंसर हो जाएगा आपका। कहीं दिख रहा है? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो क्या बढ़िया सवाल है, घुमा फिरा के दिया। तो कुछ नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप सवाल को पढ़ते पढ़ते ये सब काम करना आपको आता है तो सवाल आराम से बनेगा। ठीक है, फालतू में बच्चा डरता है, वो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्या कहता है क्वेश्चन? 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग
एक आइडेंटिकल बॉल है ए, दूसरी आइडेंटिकल बॉल है बी। ठीक है साहब, एक पर चार्ज है -q और एक पर चार्ज है +3q। ठीक है साहब, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, इनको कॉन्टैक्ट में लाया गया, तो लाओ कॉन्टैक्ट में, ए को भी कॉन्टैक्ट में लाया, बी को भी कॉन्टैक्ट में लाया। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाएंगे तुम्हारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, नेट चार्ज निकालो तुरंत। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट का, ए और बी का, तो प्लस का 2q, तो आपका हो जाएगा 2q हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, देन सेपरेटेड। अब इनको क्या किया गया, सेपरेट किया गया। ठीक है, तो सेपरेट कर दो। तो जब हम सेपरेट करेंगे तो चार्ज का, और आइडेंटिकल है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेम, तो यहां पर भी क्या आएगा +q, यहां पर कितना आएगा +q। अब d डिस्टेंस पर रखा गया, कितनी डिस्टेंस पर रखा गया, d डिस्टेंस पर रखा गया। फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। तो भाई साहब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है इसको, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, आइए इसको बात करते हैं। टू आइडेंटिकल पॉइंट्स चार्जेस q, दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, एक q है, मतलब दोनों ही का चार्ज q है। ठीक है, तो q है, ओके, तो ये भी q, ये भी q। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 2 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे गए, इन एयर में रखे गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ थर्ड पॉइंट चार्ज, एक थर्ड पॉइंट चार्ज है q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन। ना तो इसका हमको क्या पता है, मैग्नीट्यूड पता है, ना ही इसका हमको क्या पता है, साइन पता है। इज प्लेस्ड ऑन दी लाइन जॉइनिंग, मतलब इसी की लाइन पर कहीं ना कहीं रख दिया गया है। द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। जब हम इसको रखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए इधर उधर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ चार्ज q। तो इस q चार्ज के वो क्या निकालना है, नेचर निकालना है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान सुनना। अगर मान लो आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, एक लाइन पर रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सही बात है। अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इनको इक्विलिब्रियम में बनाए रखना है, तो आपको एक नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा, और वो नेगेटिव चार्ज आप कहां रखोगे, ठीक बीचों बीच रखोगे। उससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सब आपस में सेटल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अगर दो पॉजिटिव है तो बीच में क्या रख दीजिए, नेगेटिव। अच्छा, दो नेगेटिव है तो बीच में क्या रख दीजिए, पॉजिटिव। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपका एक पॉजिटिव है और एक आपका क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहां पर हम कैसा चार्ज लेंगे, तो हम यहां पर कोई सा भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव लेंगे तो हम उसको यहां रखेंगे ताकि बीच में पॉजिटिव आ जाए, और पॉजिटिव लेंगे तो हम उसको यहां रखेंगे ताकि बीच में नेगेटिव आ जाए। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है आपसे, इस सवाल में एक q है, एक q है, सही बात है भाई। ठीक है, इनके बीच में कहीं चार्ज रखना है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इनके बीच में एक चार्ज को रखते हैं, q को रख देते हैं, किसको रख देते हैं, q को रख देते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता इस पर कौन सा मतलब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम कैसे पहचाने। तो देखो ये कुछ नहीं दिया, तो अगर ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव होगा। तो इससे x डिस्टेंस पर अगर मैं इसको रखता हूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 - x, और हमको x ही निकालना है, ये कितनी दूरी पर रखें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। और साइन तो हमने पता लगा ही लिया कि अगर दो पॉजिटिव है तो बीच में हम रखेंगे कहीं, और वो लोकेशन अभी हम निकालेंगे, लेकिन वो चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। तो एक आंसर तो हमारा आ गया कि वो चार्ज का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इन दोनों चार्जेस, मतलब इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स और इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स का सम कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स कैसे निकालेंगे, k q - q, अभी साइन लेने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया। ठीक है, ये आ जाएगा बटा क्या लिखेंगे, x बराबर k q बटा 2 - x का होल स्क्वायर। मतलब इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है। तो देखो ऊपर का तो ये मर गया पूरा का पूरा, तो अपने पास क्या बचेगा, 1/x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 - x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 - x, इसका यहाँ कर देंगे तो ये x आ जाएगा। तो इस x को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो ये 2x हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, x बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा,
1 किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से 5 नंबर पूछा गया था दिल्ली 2019 में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कहता है अपन से, 4 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा बेटा, ध्यान समझिए, एक स्क्वायर हमको बनाना पड़ेगा। ये ए बोल देता हूं मैं, इसको बी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं और इसको मैं डी बोल देता हूं। ठीक है भाई, इसको मैं वेक्टर मेथड से सॉल्व करूंगा। देखो कैसे करूंगा वेक्टर मेथड से सॉल्व, तो ध्यान देखना, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहां पर चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, यहां पर रखा गया है माइनस 2 माइक्रोकूलम, यहां पर रखा गया है 1 माइक्रोकूलम और यहां पर रखा गया है माइनस का 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ओके सॉरी, ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर की साइड दी है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 4 माइक्रोकूलम प्लेस एट सेंटर। तो सेंटर पर हमने, सेंटर मान लो O है, यहां पर हमने 4 माइक्रोकूलम का चार्ज पुट कर दिया, तो हमको नेट फोर्स बताना है इस पर। ठीक है, बड़ा आसान है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इधर देखिए, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज कौन सा वाला, ये वाला चार्ज, इस पर फोर्स लगाएगा अपनी लाइन पर ही, इस लाइन पर लगाएगा इधर की तरफ, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, फोर्स ऑफ रिपल्सन इसी लाइन पर लगाएगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। सही बात है, तो इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, सबका डिस्टेंस सेम है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का नीट कितना आएगा, 0। समझ सकते हैं इस बात को हम, 0 आएगा। इधर देखो, ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B, ये माइनस क्यू भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ लगेगा फोर्स, फोर्स ऑन O ड्यू टू D। तो देखो सेम डिस्टेंस पर है, तो जानी सेम डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी कारण में नेट कितना हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली अगर सोचा जाए तो नेट फोर्स पर कितना आएगा, 0। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनना। वेक्टर को हम स्पेस में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शिफ्ट। तो ध्यान देखना, ये वाला जो वेक्टर है इसको मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो ये मैंने इसको बना दिया, इसका नाम है FOD। ठीक है, ओके। अब ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं स्पेस में कहीं पर भी ले जा सकता हूं, बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं हो, तो मैं इसको लेकर गया यहां रख दिया, मैंने यहां रख दिया, इसकी वैल्यू क्या है, OA वेक्टर। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो वेक्टर है इसको भी मैं, इसको स्पेस में मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो ये मैंने यहां पर लाके यहां रख दिया। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, FOB। ठीक है, उसके बाद ये बच्चा, इसको भी मैं कहीं ले जा सकता हूं, ये यहां रख दूंगा, ये आ जाएगा FOC। अब आप देख रहे हैं कि एक क्लोज लूप बन रहा है। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर का अगर क्लोज लूप बन जाए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हैंस FOA वेक्टर प्लस FOB वेक्टर प्लस FOC वेक्टर प्लस FOD वेक्टर, इन सब का सम कितना होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्लोज लूप बन रहा है, नेट सम कितना हो जाएगा, 0। ये वेक्टर के चैप्टर में हमने पॉलीगन लॉ पढ़ा है। ठीक है, समझ में आया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपन से क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल का मास है m और चार्ज है q। ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी vi कैप, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन को x मानता हूं और इस डायरेक्शन को मैं y मानता हूं, तो ये i कैप और ये क्या हो जाएगा, j कैप। ठीक है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड EJ, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब कर रहा है, EJ कैप। ठीक है, मतलब बाय डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, द पार्टिकल विल इनिशियली हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस। तो स्टार्टिंग में उसका जो इनिशियली जो मोशन होता है वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, सर्कुलर होती है। उसके लिए हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो अब मेरी बात जब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, दो तरह के मोशन होते हैं आपके, प्रोजेक्टाइल और एक होता है आपका सर्कुलर। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है कि देखो, जब हम एक पार्टिकल को भी वेलोसिटी से फेंकें और फोर्स लगाए 90 डिग्री पर, एक्सेलरेशन काम करे या फोर्स काम करे। ठीक है, तो उसका मोशन
प्रोजेक्टाइल हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करता है, तो लगातार वो ऐसे नीचे की तरफ झुकता चला जाता है, तो प्रोजेक्टाइल हो जाता है। लेकिन सर्कुलर नहीं होता। हाँ, इस रास्ते को थोड़ा सा हम कर्व मान रहे हैं तो हम सर्कुलर बोल सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये अल्टीमेटली होता तो प्रोजेक्टाइल है। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जब पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा होता है तो 90 डिग्री पर उस पर जब फोर्स लगता है तो उसका रास्ता ऐसे हो जाएगा। तो अब इधर जा रहा है, वो डायरेक्शन चेंज हो गई फोर्स की वजह से, तो अब हमने फोर्स की डायरेक्शन इधर कर दी तो वो इधर जाएगा। अब हमने फोर्स की डायरेक्शन कर दी तो अल्टीमेटली वो सर्कल बनाएगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि कंटिन्यू वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। लेकिन जब किसी पार्टिकल को आप फेंकते हो तो ग्रेविटी की डायरेक्शन एक ही रहती है, तो इसलिए वो प्रोजेक्टाइल बनता है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जब ग्रेविटी का फोर्स लगता है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन तो नीचे ही है, इसलिए वो कंटिन्यू नीचे आता है। लेकिन जब हम किसी चीज को सर्कल में घुमाते हैं तो उस समय वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो मतलब जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, तभी जाके उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। समझ में बात? तो ये तो एक कहानी हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, सर्कुलर मोशन कब होता है। अब यहां पर एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, वो तो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। तो थोड़े समय के लिए इसका जो मोशन आएगा यहां पर जो मोशन आएगा वो थोड़ा सा सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर जब भी हो उसी समय अपन को रेडियस बता देनी है। और सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है? यस, सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है सेंटीपीटल फोर्स। तो सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बेटा, mv² बटा r, ये होता है, ठीक है। और ये सेंटीपीटल फोर्स घूमने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स देता है, तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, QE, यही होता है QE, इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला। तो यहां से हमको रेडियस निकालना, तो इसको हम यहां भेजेंगे और QE को नीचे भेज देंगे, तो mv² बटा क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा, ये आएगा। अच्छा, अब ये देखिए इधर, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, बाय डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है, बाय डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका जो सर्कुलर मोशन होगा थोड़े से टाइम के लिए, वो किस प्लेन में होगा, तो होगा इन एक्स बाय प्लेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? तो ये आपको दिख रहा होगा mv² अपॉन QE, mv² अपॉन QE इन एक्स वाई प्लेन। दिस इज आवर आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है और कुछ नहीं होता। और बच्चों को लगता है पेपर डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली पेपर को उड़ा सकते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2024 में पूछा गया है। टू चार्ज पार्टिकल P और Q, एक चार्ज पार्टिकल है बेटा अपने पास P, दूसरा चार्ज पार्टिकल है अपने पास Q, ठीक है भाई, सुन लिया। हैव द सेम चार्ज, दोनों पर सेम चार्ज है Q, लेकिन एक का मास है MP और एक का मास है MQ, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये भी अपनी जर्नी को रेस्ट से स्टार्ट करता है, ये भी अपनी जर्नी को रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है। ओके 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 ओके। एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, दोनों ट्रेवल करते इक्वल डिस्टेंस। अगर ये D कर रहा है तो ये भी कितना करेगा, D करेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करते हो, तो यहां कहीं अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लूंगा तो देखो क्या बन सकता है, ये प्लस और ये माइनस। इसी तरह यहां बना लूं, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस, इस तरह से, ठीक है भाई। अच्छा ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहे हैं तो इसको इन टाइम TP, इसको नीचे गिरने में टाइम लगता है TP, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, नीचे जाएगा, TP टाइम में नीचे जाएगा और ये TQ टाइम में नीचे जाएगा। तो हमको क्या बताना है, नेग्लेक्टेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसमें एस्लेशन आता है उसको ही आपको इन्वॉल्व करना है। ओके, और हमें टाइम का रेशियो बताना है। तो सुनो, टाइम निकालने की बात की जा रही है, टाइम निकालने की बात की जा रही है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है √ में 2h/g। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, लेकिन एस्लेशन तो आएगा ना भाई, पार्टिकल चल रहा है, फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो एस्लेशन कौन सा एस्लेशन होगा, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एस्लेशन होगा। तो हमें यहाँ पर जी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ए की वैल्यू क्या होती है बताओ, ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्यों ही निकाल रहा है, क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है वो मास में आ रहा है, तो हमको मास तो चाहिए ना। तो ए का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स अपॉन मास होता है। अच्छा तो ठीक है, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है QE/m। तो अगर हम बात करेंगे TP की, तो यहां पर इसका एस्लेशन ये आएगा, तो इसको हम यहां पुट कर देंगे
तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट में, यस ये आ जाएगा आपका 2h अपॉन क्यू ई, और MP का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया बेटा। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन निकाल लेंगे। तो जाहिर सी बात है इसी को देख के लिख देता हूँ, टी क्यू का क्या आएगा अंडर रूट में 2h MQ बटा QE। अब हमें रेशियो किसका निकालना है, पहले ये चेक कर लेते हैं, TP बटा TQ निकालना है। तो TP बटा TQ का निकालना है। तो TP कितना है ये दिया रखा है 2MPH बटा QE अपॉन 2H या फिर MQH बटा QE। तो देखो QE से QE कट गया, 2H कट गया, तो MP, तो अंडर रूट में बचेगा अपना MP बटा MQ, TP बटा TQ। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, C वाला मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है अपन से, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। मतलब R आपको पता है 4 मीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E बराबर 9 न्यूटन पर कूलम। फ्रॉम द सेम चार्ज है ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अच्छा चलो E1 मान लेता हूं मैं, इसको E2 मान लेता हूं, तो फिर मुझे इसको R1 मानना पड़ेगा। नया इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया न्यूटन पर कूलम, तो आपको पूछा जा रहा है डिस्टेंस बताओ। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं E1 बटा E2 का। तो वो रेशियो बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर R2 आएगा, नीचे R1 आएगा, स्क्वायर लगाए तो ये दिस इज अवर आंसर। बस E1 की वैल्यू को फटाफट से कितनी दी है 9, E2 की वैल्यू को फटाफट से कितनी दी है 16। ठीक है भाई, R2 पर को निकालना है, R2 पर को निकालना है, R1 कितना है, R1 कितना है भैया 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 9, 3 आंसर आएगा वैसे तो, मैं कर देता हूँ फिर भी सॉल्व तुम्हारे लिए। R2 का स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो R2 बराबर 3 मीटर आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 3 मीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तुरंत उड़ा दोगे आप इसको। ठीक है, चलो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट इन एयर 0.3 मीटर, 0, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमको चार्जेस दिए। तो चलो पहले अपन ऐसे बनाते हैं इसको, ये हमारा एक्स वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा बेटा एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट कहां पर अवेलेबल है 0.3 मीटर, मतलब 0.3 मीटर यहां आएगा, 0, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई प्लेन की बात करें तो भैया ये एक्स वाई प्लेन ही है, इसको क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन ही तो बोलते हैं। ठीक है भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दी, अच्छा दूसरा जो पॉइंट है वो कहां पर है, यहां पर है 0,0.3 मीटर पर। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पर, ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो पहला चार्ज कितना है अपना, ये वाला जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम है, और दूसरा वाला जो चार्ज है वो कितना है 4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, चलो तो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी बेटा, इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। इसको हम मान लेते हैं E1, कितना मान लेते हैं बेटा E1। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है तो इधर की तरफ होगी, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, कितनी E2। तो चलो फटाफट से E1 की वैल्यू की बात करेंगे। तो E1 कितना आएगा आपका, तो E1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है KQ बटा R स्क्वायर, यही होता है। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, बढ़िया बात है। Q की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁶ कितना -6। ओके भाई, ये आ जाएगा। और अपॉन में कितना है 0.3, तो 0.3 × 0.3। ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो जो पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी आपकी। कितनी जीरो आ जाएंगी बेटा 2 जीरो। ये 3, ये कितना हो गया 3, खत्म, खेल इसका काम खत्म हो गया। अब अपन को पावर को एडजस्ट करना है, तो ये तो हो गया 9 और
2 5, तो 3 इंटू 10 टू पावर 5, तो E1 आपको मिल जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं E2। क्या निकालते हैं? E2। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू, तो के की वैल्यू 9 10 टू पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर रहा हूँ भाई। ठीक है, बीच का दूरी वही दिया है 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आएंगे ऊपर, तो ये सब कट जाएगा, तो अपना आ जाएगा E2 बराबर 4 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब आपको E1 मिल गया, E2 मिल गया, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू रख लो और सॉल्व करो इसको। E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? E1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस इसका स्क्वायर है, ध्यान रखना, और E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 इंटू 10 टू पावर 5, इसका भी क्या है? स्क्वायर है। तो चलो करते हैं फटाफट से इसको। तो कितना आएगा रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? कितना आएगा बताइए? देखो, तो ये तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये 10 टू पावर कितना हो जाएगा 10, प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, 10 टू पावर कितना हो जाएगा 10। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 9 और 4 कितना होगा? 16 कितने होगा 25, तो 25 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। 25 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, 5 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2। अब 5 दूनी 10 होता है ना, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं है, भावनाओं में बह गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह दे दिए थोड़ा सा भटकाने के लिए बच्चों को, और कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही लगा। आओ इस सवाल की बात करते हैं। ये सवाल क्या कहता है अपन से? देखो, 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिको कूलम ईच आर केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा अपने पास, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाया। यहां पर सब जगह 1 पिको कूलम और 1 पिको कूलम का चार्ज रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर की साइड है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर पर। ठीक है, कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये 1 पिको कूलम है, ये भी 1 पिको कूलम है, ये भी 1 पिको कूलम है, तो इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन कहां होगी? नीचे की तरफ। चलो मैं इसको नाम देता हूं A, B और C, और इस पॉइंट को नाम देता हूं O। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कहां होगा? नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू A, सही है। चल, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन कहां होगी? इधर की तरफ होगी, इसी लाइन के इधर की तरफ। तो वो कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू C, सही है। इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन कैसी होगी? इधर की तरफ होगी, O ड्यू टू, इसको क्या माना है? B माना है। ठीक है भाई, अब जरा यहां पर एक चीज सुनना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल दोनों वेक्टर के बीच में 120 डिग्री आता है। अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। देखिए, फॉर्मूला याद रखना कि दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान सुनना, यहां पर एक बात तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मतलब इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, इस चार्ज से यहां तक, सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। कॉमन सेंस की बात है, हमें निकालने की जरूरत नहीं, वो सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, ये बात हमको पता है। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EOC वेक्टर एंड EOB वेक्टर इज, तो यहां पर आप रखोगे तो देखो क्या आएगा? यस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो, उसको मैं इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो बीच में कहीं आएगा, उसको मैं मान लेता हूं E डैश मान लेता हूं, तो वो आ जाएगा E डैश। इस फॉर्मूले से बताओ क्या आएगा? 2a क्या है? इनमें से कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो O भी ले लिया मैंने। ठीक है, cos 120/2 कैंसिल हो गया, 60 आएगा, और cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से जो कट जाएगा तो मतलब ये आ जाएगा
ठीक है, ये आ जाएगा आपका EOB F डैश, ठीक है, ये आ गया। और ओके जी, ये आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये वेक्टर बना, मतलब आपका नाउ नई कंडीशन क्या बनी, एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, इन दोनों का सॉल्व करके ई डैश, और ई डैश किसके बराबर है, EOB के बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। और दूसरा वेक्टर नीचे की तरफ काम कर रहा है, वो कितना है, EOA, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू, लिख देना E डैश एंड EO इज, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी फॉर्मूले से निकालो तो जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। तो ये सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ के चीजों को विजुलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का सवाल एनसीईआरटी पे भी दे रखा है, आप देखना अपने फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी में इसी तरह का सवाल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। ओके, तो ये उसी का बेस्ड क्वेश्चन यहां पर इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। ये सवाल क्या कहता है, ध्यान देखिए। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है, गिवन क्वांटिटी लिख लेंगे फटाफट से इसमें। तो चार्ज की वैल्यू कितनी रखी है, Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे 10 टू पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। मास दे रखा है चार्ज पार्टिकल का 1.6 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे 10 टू पावर माइनस 3 kg, ठीक है। चलो, मूविंग विद अ वेलोसिटी 4 आई कैप, मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट t इक्वल टू 0 टाइम पर, ठीक है। अ पार्टिकल एंटर इन अ रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा अपन को 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, तो t टाइम 5 सेकंड पर आपको वेलोसिटी निकालनी है फाइनल। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी निकालने का। इनिशियल पता है, टाइम पता है, अगर हमको a पता चल जाए तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें a के पीछे भागना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है कि नहीं होता। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई अपॉन एम होता है कि नहीं होता। अब सर यहाँ पर क्यों पहुंचे, क्योंकि भाई फोर्स नहीं दिया है तो फोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो E पता है, Q पता है, M पता है, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं फटाफट से। यहाँ से कितना एक्सेलरेशन आएगा, देखिए चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है भाई। मास दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, सही है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 टू पावर कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा ऊपर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ब्रैकेट में E है, E की वैल्यू कितनी है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ये आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो अपन को क्या मिलेगा बताइए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, तो ये 16 0 इंटू 10 टू की पावर कितना आएगा माइनस 3 आई कैप, और अपन में कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसका 6 2 जा 12, तो 120 गुणा 10 की घात माइनस 3 आएगा, बटे में क्या चल रहा है 1.6 और जे कैप, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा, तो ये 75 बार में चला जाएगा, ये 100 बार में चला जाएगा। तो ए वेक्टर बराबर आ जाएगा 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आई कैप, ये आ जाएगा 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जे कैप, ठीक है भाई। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन को हमको यहाँ पुट करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT। चलो, तो ये तो आपका 4 आई कैप प्लस एक्सेलरेशन आपका आया 100 देखना पड़ेगा इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आई कैप प्लस 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जे कैप, और मल्टीप्लाई में कितना है 5, क्योंकि टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो आ जाएगा आपका 0.1 आएगा आई कैप, और इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 आई कैप, सही है। चल ओके, 75
मल्टीप्लाई कितना करना है, 5 हाथ से लगी 2, 7 5 35, 36 37 375 आएगा। तो 375 इंटू 10⁻³ से अगर अपन इसको डिवाइड देते हैं तो ये आ जाएगा 0.375 जे कैप। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी दे दिया, ठीक है। अब आप देखिए आई को आई के साथ ऐड करेंगे तो 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप। तो दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये देखिए आपके सामने सॉल्यूशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अब पानी पी लेते फटाफट से, कहाँ है भैया बोतल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सोलहवें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर कैप 30 सेंटीमीटर। तो दो चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकूलम है और एक 4 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। हाउ फार फ्रॉम द चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ओके, विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इन दोनों के बीच में हम इसको कहां रख दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो मान लो वो सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो सी पॉइंट पर अगर हम इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए, तो ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं इस चार्ज से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 - x। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट पॉइंट सी इज। इसके कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, इसके कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा आपका KQ बटा, इसको मैं Q1 मान लेता हूं, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो Q1 मान लेता हूं x² बराबर KQ2 बटा 30 - x का स्क्वायर। K से K कट जाएगा, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 बटा x² आएगा। इधर कितना आएगा, Q2 की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻6 माइक्रोकूलम, कूलम में चेंज किया, 30 - x बटा स्क्वायर, ये आएगा, सही है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2/30 - x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 30 - x, इसका यहाँ हो जाएगा 2x, तो ये वहाँ चला जाएगा 3x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 10 मीटर पर अगर हम इसको रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 2020 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछता है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन अ पॉइंट चार्ज Q + Q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। सपोज दैट ये आपके पास एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, इसके पास आप एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, इसके पास लेकर आओगे तो बाय इंडक्शन मेथड से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ओके, बढ़िया बात है। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, तो ऐसे जाएंगी लेकिन इंटर करेंगी 90 डिग्री, ऐसे जाएंगी इंटर करेंगी 90 डिग्री, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल भी रहा है और भी इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और अगर आगे की कहानी है तो आगे की कहानी हो सकती है, इसके आगे अगर कोई चार्ज मान रखा हो तो इस तरह का ये डिजाइन बनेगा, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको बनाना था। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या कहता है 18 नंबर का, अ स्क्वायर सीट ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर है, उसकी सीट की साइड कितनी है, ए है, ओके, लाइन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और एक्स वाई ये प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया ताकि आप विजुअलाइज कर पाए कि ये आपका कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है भाई। अब इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, मतलब ये वाले एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ऐसे
हमने ये स्क्वायर शीट को रखा हुआ है, किसको रखा हुआ है, स्क्वायर शीट को रखा हुआ है जिसकी साइड ए ए ए ए है, ठीक है, ध्यान देखना। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द रीजन इज के कैप, मतलब ऊपर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू दे रखी है ई वेक्टर इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सीट, इस सीट से लिंक्ड फ्लक्स निकालना है। और एक बात और दी है गिवन में कि आपका जेड जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है, कहीं यूज होगा देख लेंगे। अब आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। ओके, तो हमें थीटा की जरूरत है, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर और ए वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो देखो ये सीट ऐसे रखी है तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, मतलब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, उसको मैं एन कैप बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, एन कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना आ रहा है यहाँ पर, 0 डिग्री। तो यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा ई ए कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा ई ए। चलो अब फटाफट से ई की वैल्यू रखो, कितनी है, ई की वैल्यू है सी जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है, और ए की वैल्यू भी उसी डायरेक्शन में है, उसको एरिया, अब इस सीट का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर ही तो होगा, और उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, मतलब के कैप है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पर भाई, कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो के कैप का के कैप के साथ करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये फाई इक्वल टू कितना मिलेगा, सी जेड स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, ए, तो मतलब आपका आ जाएगा सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो आपका आ जाना चाहिए सी ए की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। एक बढ़िया क्वेश्चन, तो देखें इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, कितना आ रहा है, सी ए की पावर 4, सी ए की पावर 4, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला जो एमसीक्यू आया है पेपर में, या सवाल आया है जो भी, ठीक है, ये एनसीईआरटी का लिंक सवाल है, आपने एनसीईआरटी की बुक में आप देखिए, फ्लक्स के बाद ये सवाल दिए हैं, क्यूब वाला दिया है और एक सिलेंडर वाला, वैसा ही क्वेश्चन उन्होंने दिया। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज गिवन बाय, तो एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स डैश मान लो जाए, ठीक है, तो एक्सिस के अलोंग, अगर मैं यहां पर बीच की लाइन को सेंटर मानता हूं, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट मानता हूं, ठीक है, ओरिजिन मानता हूं, इसको क्या मानता हूं, ओरिजिन, ठीक है, तो इधर की जो लाइन होगी वो x की वैल्यू 0 से बड़ी दिखाएगी, अगर ये वैल्यू 0 है, इधर की जो लाइन होगी वो x की वैल्यू 0 से छोटी दिखाएगी, सही बात है। अब हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान देखना, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज गिवन बाय दिस आई कैप, आई कैप मतलब यही होता है, और यहां पर क्या होता है, माइनस का आई कैप होता है, ठीक है, इधर की तरफ माइनस होता है, उधर की तरफ क्या होता है, प्लस होता है। तो इधर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना, 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ओके, इधर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई वेक्टर बराबर माइनस का 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इधर की तरफ, सही है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ, ये देखो ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है, ठीक है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो जहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये -10 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ओरिजिन के इधर चलते तो प्लस में आती है वैल्यू, इधर चलते तो माइनस में आती है, ठीक है, और वैसे भी दे रखा है, इधर की तरफ माइनस है, उधर की तरफ प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो इस सिलेंडर से आउटवर्ड फ्लक्स हमको निकालना है कंप्लीट। तो देखो इस सिलेंडर में कितनी फेसेस होते हैं, देखो ये नंबर 1 फेस, ये नंबर 2 फेस, और ये अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लें, कर्व सरफेस, तो ये नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान देखना इसको हम कैसे करते हैं। तो अब हम फ्लक्स निकालते हैं, टोटल फ्लक्स। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड का फ्लक्स निकालते हैं। तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर
अच्छा चलो ऐसे लिख लेते हैं, ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी और कॉस 0 कितना होता है 1, तो ई आ जाएगा। कितना आ जाएगा ई। अभी मैं ना ई की वैल्यू रख रहा हूं ना मैं ए की वैल्यू रख रहा हूं, सिंपल मैं इसको ऐसे ही रखता हूं। अब मैं निकालूंगा राइट साइड से फ्लक्स, तो राइट साइड से भी ई ए, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में इसका भी एरिया वेक्टर है, तो ये भी आपका इतना ही आएगा सेम। ठीक है, सेम आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कर्व सरफेस से निकालेंगे, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो 90 डिग्री पे फ्लक्स कितना होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ एल राइट साइड और कर्व सरफेस। ठीक है, सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो कितना आएगा देखो, ई ए प्लस ई ए प्लस 0, तो ये आ जाएगा आपका 2EA। अब आप ई की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 100 थी, ए, अब ए क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, ये सर्कुलर सीट है, तो सर्कुलर सीट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है। आर की वैल्यू हमको चाहिए, सवाल में दे रखी है, तो सवाल में देखेंगे यहाँ पर आर आपका ये जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर क्या होता है 10 टू द पावर माइनस का 2 होता है, तो ये मीटर में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 2 जीरो आएंगे तो 2 जीरो से दूर कैंसिल हो जाएंगी आपकी, तो 2 × 314, इधर कितना आ रहा है बेटा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा जी, और 10 टू पावर कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब 25 का 2 से करेंगे जी 50 हो जाएगा, 314 × 10 टू पावर कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ये इसका 1 10 इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 5 बराबर 5 × 10 14 × 10 टू पावर माइनस का 3 मिल जाएगा। सही है, अब अपन इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, तो 5 चौक 20, 20 की 0, कैरी की 2, 5 6 7 5 3 15 और 10 टू पावर कितना आ गया माइनस का 3, तो 1 0 इसके साथ फिर से खत्म हो जाएगा, तो 5 7 × 10 टू पावर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। इसको नीचे ला के डिवाइड कर देंगे तो 5 7, दिस इज आवर आंसर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये तो सब कैलकुलेशन होती है, सवाल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कि यहाँ पर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, तो थीटा 0 मिला, इधर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो फिर से एंगल 0 मिला। तो यहाँ पर ये कैच था, इसको निकालना। और ये वाला जो सरफेस है वो कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में शो किया गया है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 0 होता है, तो वो फ्लक्स वैसे भी 0 हो गया, तो ये आ गया। तो टोटल करना था, सॉल्व कर लिया, बढ़िया सवाल था, एनसीईआरटी का ही सवाल था एक तरह से माना जाए तो। आइए अब एक सवाल इसमें देखिए क्या कहता है, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस, एक पतली सी रिंग है जिसका रेडियस r है, इज चार्ज यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब ये एक थिन वायर से बनी हुई है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है लैम्डा। ठीक है, कितनी गिवन है बेटा लैम्डा। रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग वो आपको दे रखा है r, क्या दे रखा है r। ठीक है, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी से आप क्या समझते हैं, ओके वो अभी बताएंगे थोड़ा सा भी। अब अपन को करना क्या है इसमें, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है वहां और वो x डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अलोंग इस एक्सिस, मतलब इसकी एक्सिस की डायरेक्शन में, जो इसका एक्सिस है ना, ये जो रिंग जा रही है आपकी, ये जो रिंग जा रही है यहां से जो एक्सिस जा रहा है उसी की डायरेक्शन में, उसी की डायरेक्शन में। ठीक है भाई, ये इधर, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, हैंस प्रूव दैट एट लार्ज डिस्टेंस x बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, r से। ठीक है, वो बात की बात है, पहले हमको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा और आपसे पूछ रहा है कि द रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट, एज अ पॉइंट की तरह काम करे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर क्यूब। ये
तो सबसे पहले आप एक काम करना, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, इतना छोटा सा, ठीक है। अब ये एलिमेंट आप कट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर छोटा सा चार्ज मान सकते हैं डी क्यू। मान लो आपने टोटल चार्ज दिया इसको क्यू, तो छोटा सा चार्ज डी क्यू, टोटल लेंथ इसकी एल है, ठीक है, सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है वो एल है, तो छोटे से इसकी लेंथ कितनी होगी, डी एल हो जाएगी। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं तो क्या होता है, क्यू अपन एल होता है, ठीक है। तो यहां से क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल आएगा। तो डी क्यू कितना आएगा बताओ, लैम्डा इंटू डी एल आएगा कि नहीं आएगा, लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। तो इस डी क्यू के कारण, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका होता है, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन यहां पर गॉस लॉ फॉर्मूला की बात नहीं की गई है। अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हमें पॉइंट चार्ज के कारण ही किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला याद है, के क्यू बटा आर। एक सर्कुलर कॉइल के कारण नहीं पता, वो तो हमको पूछ ही रहा है कि वो कितना होता है, वो निकाल के दिखाओ। तो हमने यहां पर इसको एक छोटे से एलिमेंट में कट कर लिया जिस पर छोटा सा चार्ज मान लिया डी क्यू, जिसकी छोटी सी लेंथ कितनी है डी एल। तो इस डी क्यू कारण यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस डी क्यू कारण यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, दिस वे, ऐसे होगी। इधर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूं, इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट पर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डी ई, छोटे से एलिमेंट का, ठीक है, ओके। अब हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। कितने कंपोनेंट बनाएंगे, इधर इस लाइन को मैं अगर ऐसे बढ़ा दूं तो ये एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा अलोंग दी एक्सिस, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, डी ई साइन थीटा, सही है, डी साइन थीटा। अगर आप छोटा सा एलिमेंट यहां पर कट करते हैं, कहां पर कट करते हैं बेटा, यहां पर छोटा सा एलिमेंट यहां पर कट करते हैं आप, जिसका चार्ज अपन कितना मानेंगे, अगेन डी क्यू, और लेंथ कितनी मानेंगे, डी एल। तो इसके कारण जब जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। अब देखना ये डी आएगी, तो डी का अगेन इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। अब आपको क्या दिख रहा है कि डी कॉस थीटा डी साइन थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस भी सेम होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वर्टिकल, उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो हमको ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डी क्यू चार्ज इज, ये कितना होगा, तो ये होगा आपका DE बराबर के क्यू की जगह आ जाएगा डी क्यू बटा आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडरूट बता अंडरूट कैंसिल हो गया। अब डी क्यू कितना दे रखा है अपन को, डी क्यू दे रखा है अपन को लैम्डा इंटू डी एल, तो यहां पर कर दीजिए, तो आ जाएगा डी ई बटा के लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने दो कंपोनेंट बनाए, अब लिख देना एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक यस अलोंग दी एक्सिस कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो जाता है अपना, बचता कौन सा है, अलोंग दी एक्सिस वाला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा DE का, और D कितना है अपने पास, K लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा सुनना जरा ध्यान से, आर स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, तो ये तो E है, और ये कौन था यहाँ पर, डी कॉस थीटा, ठीक है ना, और D की वैल्यू ये दे रखी है, रखो यहाँ पर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेट, ठीक है। D की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, के लैम्डा DL बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
कॉस थीटा, इसको सॉल्व करना है बस। अब कॉस थीटा और निकालना पड़ेगा अपन को। तो देखो इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो ई एन बराबर कितना आएगा, आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन में के लैम्डा डी एल बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। अब इसमें से जो भी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए। तो कांस्टेंट सारा ही है, के कांस्टेंट है, ऑल्सो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है। ठीक है, बटा एक सेम ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो हो जाएगा 3/2, अंदर बचेगा डी एल। डी एल का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, के लैम्डा एक्स इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इस k की वैल्यू रख लेते हैं। k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल इंटू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो आपका आ गया न्यूटन पर कूलम। एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है। अब आप सवाल की कंडीशन पर जाइए। अब आपको सवाल की कंडीशन दी गई है कि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है r से, उसकी रेडियस से, तो उस केस में हमको बताना है कि ये पॉइंट चार्ज है। आ जाओ तो लगा दो कंडीशन, इफ x वेरी 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 लार्ज देन आर स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। कैसे लिखते हैं यार, नेग्लेक्टेड। ओके, तो नेग्लेक्ट कर दोगे आप इसको तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल एक्स बटा आर स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी, 3/2 आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स की पावर क्यू आ जाएगी। तो E बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल, एक्स की पावर क्यू आएगी और ऊपर से एक एक्स कटेगा तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा। और लैम्डा इंटू क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। तो लैम्डा इंटू एल आपका आ जाएगा क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हमने प्रूव कर दिया, यही होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये उसका डेरिवेशन हो गया, बढ़िया डेरिवेशन था, इस पर डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि 2020 में पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। ये बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r। एक पॉइंट चार्ज है जो कि r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। ठीक है, फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q एंड +q, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, वहां पर सिचुएटेड है। ऑन द एक्सिस एक्सपीरियंस अ फोर्स F, एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, अब उस डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, 2r कर देते हैं। तो r से बढ़ा कितना कर दिया, 2r कर दिया। तो फोर्स ऑन द चार्ज विल बी, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, जो पॉइंट P पर चार्ज रखा उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो तुम्हें पता है डाइपोल की कंडीशन क्या पता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है। अगर मैं उसको यूनिट चार्ज मान लूं तो यही फोर्स है आपका, यही आपका फोर्स है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो अब इस रिलेशन में पहले r की जगह r था तो r क्यू था, अब r की जगह कितना रख दिया, 2r क्यू, तो कितना हो जाएगा, 8r क्यू हो जाएगा। तो F/8 आना चाहिए। तो पहले का फोर्स अगर F था तो दूसरा फोर्स जो हो जाएगा वो F/8 हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, F/8। दिस इज अवर आंसर। ये आंसर हमने कैसे निकाला, इस कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो शॉर्ट डाइपोल के लिए कैसा होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब का। ठीक है,
तो डिस्टेंस क्यूब का होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, तो हम उसी के रिलेशन से इसको अटैच करके हम निकालेंगे, तो ये 8R³ आएगा, मतलब फोर्स अपॉन 8 हो जाएगा, F अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, चल आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, 22 नंबर का, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट P एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पर एक पॉइंट P है, एंड स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन बतानी है। Hence find value of electric field at the center of the dipole, this and this. Okay, where 2a is the length of dipole. Okay, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक तरह का डेरिवेशन ही है पहला पॉइंट। चलिए देखिए क्या कहता है, इधर देखिए, ये आपके पास एक डाइपोल है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन से जाने वाला प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन कहता है, तो ये आपका एक तरह से इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। ठीक है, अब इक्वेटोरियल प्लेन पर यहां पर कोई पॉइंट P अवेलेबल है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी बताओ, इधर की तरफ होगी, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी E2 वेक्टर। ओके, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा R है, ये A पॉइंट मान लेता हूँ, ये B पॉइंट मान लेता हूँ, ये सेंटर मान लेता हूँ O। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये डिस्टेंस A होगा, ये डिस्टेंस A होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा डाइपोल का 2a हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a। ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, ये A है, ये R है, तो ये आ जाएगा आपका R² प्लस का A²। सेम थिंग ये भी उतना ही आएगा। तो ये तो बड़ा आसान काम है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, E1 निकालेंगे तो क्या आएगा KQ/R²। तो ये R² की जगह ये है, तो R² प्लस क्या आ जाएगा A² आ जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग B से P की तरफ, BP वेक्टर। BP वेक्टर इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से ये किसके कारण निकाला आपने, ड्यू टू प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब निकालेंगे ड्यू टू माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सेम आएगा इतना ही, KQ/R² प्लस A² अलोंग P से A, PA वेक्टर। ठीक है, अब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच एंगल मान लो कितना है 2 थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर आएगा तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ये थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में आएगा इधर की तरफ, मतलब इस प्लेन से ऐसे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, इधर की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, क्या होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला 2E cos θ/2। ये याद रखिए, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच एंगल थीटा हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आप वैल्यू रखेंगे 2E cos θ की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 थीटा, 2 से 2 कटेगा, तो ER बराबर आ जाएगा 2E cos θ। ठीक है, अब यहां पर देखिए ER, E की वैल्यू कोई सी भी रख लो, KQ/R² प्लस A²। ठीक है, अब उनको cos θ की वैल्यू चाहिए। cos θ का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना A, हाइपोटेन्यूज है आपका R² प्लस A² का अंडररूट है, तो अंडररूट को मैं लिख लेता हूँ 1/2। 1/2 लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, 2A इंटू Q, और K का मतलब क्या होता है, K को K रहने देता हूं फिलहाल मैं, अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2 हो जाएगी। सही है, इनकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब 2A इंटू Q क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, तो ये आ जाएगा P K अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। दिस इज न्यूटन पर कूलम। अगर आप चाहें तो K की वैल्यू रख दीजिए। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² प्लस A² की पावर
3/2 न्यूटन पर कूलम। दिस इज अवर आंसर। अब यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपका आर ए से बहुत बड़ा है तो ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ए स्क्वायर इज नेगलेक्टेड। देन तो क्या होगा, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो देखो आर की पावर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब आर की पावर 3 आनी चाहिए। तो ई एन बराबर आपका आएगा 1/4πε0 पी बटा आर की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला आ गया। शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर फॉर्मूला आ गया। इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, तो डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताई थी, इस डाइपोल एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव चार्ज से कहाँ हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्लेन के इधर की तरफ होंगे। ठीक है, ओके। अब हमसे कुछ पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में बताते हैं। R = 0 पर बताइए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो देखते हैं, ये मेन फॉर्मूला था। तो यहां पर R की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपको एट R = 0 रख दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R की वैल्यू 0 हो गई तो A की पावर कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपसे क्या पूछा था, यही वाली चीज पूछी थी कि R बड़ा हो जाए A से, तो उस केस में शॉर्ट डाइपोल के लिए आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों सवाल हो गए, ये वाला भी हो गया और वो वाला भी होगा, लेकिन उसके लिए डेरिवेशन हमको करनी पड़ी थोड़ी सी यहाँ पर। ठीक है, चल अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। अब आपसे सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, लगभग 5 नंबर का सवाल लग रहा है मेरे को, ये 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए अब आपसे क्या पूछा है, ध्यान देखिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, मतलब आपको गिवन है इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर 10x + 5 आई कैप न्यूटन पर कूलम, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, x की डायरेक्शन में। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जिट इन अ रीजन इन विच अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ l, ये लेंथ है l, साइड लेंथ कितनी है इसकी l। ठीक है, ये ओरिजन है, ओरिजन, ये ओरिजन है आपका। ओके, साइड लेंथ कितनी है l। ओके, हियर x एंड l आर इन मीटर, x एंड l आर इन मीटर। ओके, ठीक है, देखते हैं इसका क्या रूल है। हमको निकालना है कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिए। यहां पर x जो है उसका मतलब क्या है, x का मतलब ये है कि आप ओरिजिन से इधर की तरफ जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। अगर आप टोटल इतना लेंथ चल लेते तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l के बराबर हो जाएगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगा वो x बराबर l होगा। ठीक है, मतलब इस सरफेस से, ये वाले फेस से, ये वाले फेस से आप ये वाले फेस पे जाते हैं तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, l के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो x का मतलब यहां पर तो ये है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्लक्स। पहले अपन एक काम करते हैं, ये कौन सा फेस है इधर वाला, ये राइट है, सॉरी लेफ्ट है, लेफ्ट, और ये कौन सा है, राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट फेस के लिए निकालते हैं, क्योंकि एक बात हमको पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ = EA cos θ। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90 डिग्री 0। इधर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90 डिग्री, एंगल आया 0। इधर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90 डिग्री 0। नीचे वाली सरफेस की बात करेंगे, एरिया वेक्टर नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में है, अगेन 90 डिग्री 0। तो बच्चे कौन से फेस, लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो यहां से फ्लक्स इंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा। तो ये दो फ्लक्स से लिंक्ड हमको फ्लक्स निकालना है। तो चलो बात करते हैं लेफ्ट सरफेस के लिए। फॉर लेफ्ट सरफेस, तो लेफ्ट सरफेस की बात करेंगे तो लेफ्ट सरफेस आपकी कौन सी है, ए बी ओ ए डैश। लेफ्ट सरफेस का नाम क्या है, ए बी ओ ए वन, यही तो लेफ्ट सरफेस है। लेफ्ट सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है, बताओ क्या आएगा फ्लक्स का फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा एन कैप, तो मतलब 180 डिग्री आएगा, और 180 डिग्री कैसा होता है माइनस, तो लेफ्ट फ्लक्स आ जाएगा ई ए नेगेटिव। अभी मैं बाद में वैल्यू रख लूंगा ई की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ई की वैल्यू रखते, देखना जरा कितनी आएगी, सुनो जरा ध्यान से। ई की वैल्यू ये दे रखी है। अब ये जो सरफेस है यहीं पर ओरिजिन है,
तो ओरिजिन से ये सरफेस कितनी दूर है, 0 डिस्टेंस पर है, तो x की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अच्छा मैं इसको अगले पेज पे करके दिखा दूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये जो सरफेस है वो कहां पर है, ओरिजिन पर है, तो वहां पर आप रखेंगे 0। कहां पर रखेंगे 0 बेटा, यहां पर 0, तो 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 5 बचेगा ओनली। कितना बचेगा, 5। तो ये तो आ जाएगा -5। मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में ए क्या है, एरिया। तो ये भाई साहब स्क्वायर होता है, क्यूब के अंदर जो साइड होती है वो स्क्वायर होती है, और साइड लेंथ कितनी दी है, l, तो l स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका l स्क्वायर, तो मतलब ये आ जाएगा -5 l स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड से फ्लक्स। अब निकालेंगे फॉर राइट सरफेस, राइट साइड या राइट साइड सरफेस, राइट साइड सरफेस। राइट साइड सरफेस का नाम क्या है बता दो। तो आपको दिख रहा है CD D1 C1, CD D1 C1। इससे लिंक्ड फ्लक्स हम निकालेंगे, तो फ्लक्स राइट साइड का कितना आएगा, EA cos थीटा। अब इधर देखिए, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी, तो 0 डिग्री, जबकि यहाँ पर कितनी मिली थी, 180 डिग्री। तो देखिए, तो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगी, सॉरी 0 डिग्री आ जाएगी, और cos 0 कितना होता है, 1, तो मतलब ये आ जाएगा EA। अब यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है, 10x + 5, 10x + 5, और A कितना था, l स्क्वायर, ये 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है देखो, तो x की वैल्यू है आपकी l। भाई इस ओरिजिन से ये वाला सरफेस कितनी दूरी पर है, l दूरी पर है ना, तो x इक्वल टू कितना रखेंगे, l रखेंगे वहाँ पर, तो l आएगा। तो यहाँ रखो, तो राइट हैंड साइड का फ्लक्स कितना आएगा बताओ, 10l + 5 × l स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 10l³ + 5l स्क्वायर आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड का फ्लक्स आ गया। ठीक है, ओके। तो टोटल फ्लक्स निकाल लो, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू Q इज, जोड़ लो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से फ्लक्स कितना था अपना, -5l स्क्वायर, राइट हैंड साइड से 10l³ + 5l स्क्वायर, 5l स्क्वायर से 5l कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10l³ टोटल फ्लक्स, न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, 2025 में पूछा गया है, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, बढ़िया। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, पानी पी लेते हैं भैया। इस क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे करना है, क्या कह रहा है, आ स्फीयर S1, एक स्फीयर है S1, ठीक है, इसका रेडियस कितना दे रखा है, R1, ठीक है, एनक्लोजिंग आ चार्ज, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है +Q1, ठीक है, इस सराउंडिंग बाय अनदर कोसेंट्रिक स्फीयर, मतलब एक ही सेंटर वाला एक और स्फीयर है S2, जिसका रेडियस कितना है R2, ठीक है। इफ देयर इज चार्ज, इसके पास चार्ज कितना है -Q2 इन द स्पेस बिटवीन S1 एंड S2, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 एंड S2, S1 बटा S2 का रेशियो निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को पता है इस सरफेस से टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी ओवर दी सरफेस कितना होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0, ये होता है। अब हम निकालेंगे फ्लक्स लिंक्ड फॉर S1 सरफेस, फ्लक्स पास या पासिंग थ्रू S1 सरफेस। तो फॉर्मूला क्या होगा, φ1 मान लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, Q/ε0, Q/ε0 होगा। अब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q1, तो Q1/ε0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। चलो अब निकालेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू S2 सरफेस। अब आप ध्यान देखना, इस S2 सरफेस के अंदर दोनों चार्ज आ गए, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो वही होता है Q/ε0। अब Q की वैल्यू नेट चार्ज, सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो गॉस के थ्योरम में रखा जाता है Q के स्थान पर, एनक्लोज चार्ज रखा जाता है, तो Q1
माइनस Q2 बटा F0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो S1 कितना था अपने पास, Q1 बटा F0, S2 कितना है, Q1 माइनस Q2 बटा F0, तो F0 से F0 कैंसिल, तो Q1 बटा Q1 माइनस Q2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हलवा सवाल था, कुछ नहीं था, 2023 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हॉलो कंडक्टिंग, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। मैंने दो क्यों बनाए, क्योंकि इसमें दो की बात की जा रही है, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का 2R है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू दैट ऑफ द आउटर सरफेस विल बी, चार्ज डेंसिटी बतानी है हमको इनर सरफेस की और आउटर सरफेस की। तो मान लो अगर इसके अंदर मैं एक प्लस क्यू चार्ज मान लेता हूं, तो इनर सरफेस की चार्ज, इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटर सरफेस पर कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इनर सरफेस की चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अरे भाई इंडक्शन मेथड से पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव आएगा और नेगेटिव वजह से कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो कौन सी बड़ी बात है, हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A, ये होता है कि नहीं होता। तो फॉर इनर सरफेस, इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो चलिए बताते हैं, चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालना है, क्या निकालना है, इनर सरफेस के लिए। तो बताइए चार्ज का फॉर्मूला, मतलब इनर डेंसिटी Q1, ओके, Q नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, ए क्या होता है, 4πr² और रेडियस कितनी है, R, तो ये आ जाएगी। ओह माय गॉड, ये तो आसान लग रहा है। रेशियो पूछा है क्या इसमें, यस रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनर का आ गया, फॉर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस के लिए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी प्लस Q बटा 4π2R है, तो ये आ जाएगा 4R², मतलब 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 होगा ना, 4 चौक 16। अच्छा 16 क्यों कर रहा है अपन, एक काम करते हैं उसको ऐसा ही लिखा रहने दो, Q/, एक काम करते हैं इतना ही लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है उससे। देखो अभी सुनना मैं क्या कहता हूँ। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, चलो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 कर देते हैं, कितना आएगा, इनर सरफेस की डेंसिटी अपॉन आउटर सरफेस की डेंसिटी। तो ये कितना है बेटा बताओ, ये आपका Q/4πr², और ये कितना है, ये नेगेटिव है ध्यान रखना, Q/4πr² मल्टीप्लाई में 4। देखो 4π से 4π गया, Q से Q गया, 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब -4/1। तो ये आपका रेशियो आ गया। ठीक है, बिल्कुल हलवा सवाल है, कुछ नहीं था, आपको चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला याद आना चाहिए। ठीक है, और ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नीचे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे तो नेगेटिव और आउटर सरफेस क्या जाएगा, पॉजिटिव। देखो उसी जगह क्वेश्चन फिर ये आ गया, ये तो मुझे लगता है तुम ही कर लोगे, तुम करना है इसको। एक्चुअली में कमेंट सेक्शन में तुम इसका आंसर बताना, सेम क्वेश्चन है, आपने पढ़ के बता देता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, मेटालिक स्फेरिकल शेल हैज अ इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर, एक Q चार्ज को यहां पर प्लेस कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी, ऊपर कौन सी डेंसिटी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आपको बताना है चार्ज डेंसिटी इनर और आउटर, वही आंसर आएगा, कर लेना इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, 2 लार्ज पैरेलल प्लेट शीट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। ठीक है भाई, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट एंड आउटसाइड द शीट। ये आउटसाइड है, ये बिटवीन है, तो हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मान लो यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं A, बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं B, और इधर एक पॉइंट मान लेते हैं C। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है। पहले एक बात याद रखना, किसी भी शीट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है, इससे r डिस्टेंस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2ε0। ये और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे पॉइंट पास में हो या फिर दूर हो, वो तो उतना ही रहेगा। तो इस पॉइंट पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कितना आएगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, मान लो E1, नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ होगी E2। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, E1 माइनस
E2, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब आउटसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। इधर बात करते हैं तो इसकी नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, मान लो E2, और इसके कारण इधर की तरफ होगा, मान लो E1। तो नेट निकालेंगे, अगेन यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0, सेम थिंग। अब बीच की बात करते हैं तो बीच में बताइए क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E1, नेगेटिव चार्ज का भी इधर की तरफ होगा E2। तो ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेट निकालेंगे तो E1 प्लस E2 एक ही डायरेक्शन में, इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, सरल क्वेश्चन। चलिए 2019 में पूछा गया। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान देखना। टू लार्ज प्लेन सीट, एक लार्ज प्लेन सीट है P1 और एक P2 है, हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा और एंड माइनस 3 सिग्मा, ओके, रिस्पेक्टिवली आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। अब एक बार यार चीज मैं आपको बताता हूं, जो आपकी प्लेन सीट होती है उससे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, यस, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दो सरफेस है, एक ये भी है एक ये भी है। तो एक सरफेस के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला आएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो सरफेस होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, ये। और अगर एक सरफेस की बात करेंगे तो ये होता है। तो यहां पर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है एक सरफेस के लिए। किसके लिए, एक सरफेस के इधर या फिर इधर, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। आइए बात करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। सबसे पहले तो देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इधर की तरफ होगा E1, ठीक है। इसके कारण कहां होगा, इधर की तरफ होगा E2। अब नेट निकालना है तो नेट कैसे निकालेंगे, यस, E नेट निकालेंगे ए पॉइंट पर। तो कितनी आएगी, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन किस में से किसको करेंगे, तो देखो इसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है लेकिन ज्यादा तो है, इसकी चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो क्या हुआ, कम तो है, इसकी ज्यादा है। तो E2 बड़ा है किससे, E1 से, ठीक है। तो अब क्योंकि भैया E2 बड़ा है E1 से, इसलिए E2 में से E1 घटा रहा है। अब फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि एक सीट के दोनों तरफ के चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक तरफ के सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस का ये कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अवर आंसर। तो यहां पर ये कैच है, तभी आपका आंसर मैच करेगा इस सवाल का, ठीक है। आइए अब इधर बात करते हैं। तो इधर भी सेम है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो ये आ जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं बीच वाले पॉइंट की। इस पॉइंट की बात करेंगे तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी, इधर की तरफ होगी, ठीक है भाई। चलो इसके कारण E1, और इसके कारण कहां होगी, इधर की तरफ होगी E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, मतलब कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये कहां पर निकला, सी पॉइंट पर। तो ये E1 प्लस क्या करना पड़ेगा, E2 करना पड़ेगा। तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आ जाएगा 4 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको इस सवाल के लिए कि जब हम एक सीट के दोनों तरफ के लिए बात करेंगे, दोनों तरफ के चार्ज की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक तरफ के चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपके सामने बढ़िया सवाल 2024 में पूछा गया था, यही कैच था, अदरवाइज आप इसका आंसर मैच नहीं कर पाते। इधर आइए, अब ये सवाल की बात करेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या कहता है अपन से। देखो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि स्टेट गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आप लिख देंगे, मैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं सवाल में करना क्या है। अप्लाई दिस टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है, ठीक है। इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो गॉस लॉ का हम यूज करेंगे, r डिस्टेंस पर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें पता है इसको जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा
इस तरह से इसकी सरफेस पर, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मानी है, कितनी मानी है, सिग्मा मानी है। तो r डिस्टेंस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए हम एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे जो कि सिलेंडर टाइप की होगी। किस टाइप की होगी, सिलेंडर। इस तरह से हम इसकी गाउसियन सरफेस बना लेंगे। ओके जी, ये गाउसियन सरफेस बना लिए। यहाँ पर पॉइंट पी डैश मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, पी डैश। ओके, ये सेंटर पॉइंट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक गाउसियन सरफेस बनाया जिसकी एक्सिस अलोंग दी आर है, जिस डायरेक्शन में आर है मतलब उसी डायरेक्शन में इसकी क्या है, सिलेंडर की एक्सिस है। तो यहाँ पर 3 सरफेस हो गए। तो एक तो ये वाला सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया, मतलब 2 सर्कुलर हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसको नंबर 1 बोल दो, नंबर 2 बोल दो। एक तीसरा होता है कर्व सरफेस, इसको 3 बोल दो। अगर हम छोटा सा एरिया ले लें ds, क्या ले लें, ds, या आप चाहें तो da ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, da, या ds भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, da ले लिया। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, da वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे ही होता है परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0 डिग्री। सेम थिंग इसका एरिया वेक्टर आपने लिया da वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में इधर चार्ज है तो पीछे भी चार्ज होगा, उन्होंने बताया था ना, इधर भी चार्ज होगा, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वेक्टर। तो यहाँ पर भी थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। यानी कि 1 सरफेस के लिए भी 0 डिग्री आया, 2 सरफेस के लिए भी 0 डिग्री आया इस गाउसियन सरफेस के सिलेंडर के लिए। अगर मैं ये वाला सरफेस लेता हूं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा da वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो 90 डिग्री के लिए तो 0 हो जाएगा, बचे ये दोनों, तो दोनों के लिए हम निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए ई da cos 0 डिग्री प्लस सेकेंड सरफेस के लिए ई da cos 0 डिग्री प्लस थर्ड सरफेस के लिए ई da cos 90 डिग्री। तो ये तो 0 हो गया, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 0 कितना होता है, 1। ई बाहर आ जाएगा और da का इंटीग्रेशन क्या होता है, a होता है। तो मतलब आपको मिल जाएगा ई ए प्लस ई ए, तो टोटल कितना हो गया, 2EA। ये फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, गॉस थ्योरम से हम इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू कितनी है, तो देखिए ये इसका एरिया है, इतने एरिया में मतलब ये जो आपका सिलेंडर जा रहा है, इस सिलेंडर के जो अंदर चार्ज है वही चार्ज हमको लेना है। तो वो हम कैसे लेंगे, चार्ज का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू कितना होता है, ए। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये फाई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माना, तो दोनों कंपेयर कर लेंगे तो 2EA बराबर कितना आएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ए से ए कटेगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। क्यों, क्योंकि दोनों सरफेस कंसीडर किए हैं। देखो इधर वाली सरफेस भी है इसमें और इधर वाली सरफेस भी है, इसलिए ये आया है। और अगर एक सरफेस की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये तो पहले पॉइंट का आंसर आ गया। पहले पॉइंट में आपको गॉस थ्योरम लिख रही थी, दूसरा आपको ये डेरिवेशन करके बतानी थी। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर 1 and 2। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहां पर जाते हैं, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, एक 1 है और एक 2 है। ओके, इसमें एक्चुअली में डायग्राम बन के आएगा, डायग्राम मैंने बनाया नहीं है तो मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ओके, 1 and 2 आर केप्ट एज शो इन फिगर। फिगर आपका मैं बना के देता हूं, इसका फिगर एक्चुअली में इस तरह का है कि 10 सेंटीमीटर पर, और ये डिस्टेंस है इनके बीच का 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है। ये मतलब एक डायग्राम बना हुआ है इसमें। अब अपन से पूछ क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ सवाल में। हमसे ये पूछ रहा है कि 1 and 2 वायर आर केप्ट शो इन फिगर। ठीक है, दिख रहा है। लैम्डा 1 आपको गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 1 है अपना 10 माइक्रो कूलम पर मीटर, और लैम्डा 2 कितना है, लैम्डा 2 आपका -20 माइक्रो कूलम पर मीटर। ठीक है, ओके। फाइंड द नेट फोर्स F बाय एन इलेक्ट्रॉन
हेल्ड एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा है, तो यहां पर नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। अब फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला पता है? फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है Q इंटू ई। अगर आपको कहीं से भी E मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जानते हैं, E से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो चलो फटाफट से एक काम करते हैं। फॉर वायर 1 वायर के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है? तो चलिए फॉर वायर 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है? इसको R1 मान लेता हूं क्योंकि ये डिस्टेंस R1 है पहले वायर से, ठीक है? दूसरे वायर से क्या होगी बताओ? 20 सेंटीमीटर होगी। ये क्या होगा आपका? R2 होगा, ठीक है? इस वायर से, क्योंकि 30 में से 10 जाएगा, 20 बचेगा। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको तो पहले मैं लिख रहा हूं 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिख सकते हैं, 2 का गुणा 2 का डिवाइड। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। तो मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? यस, 9 × 10⁹ होती है। मल्टीप्लाई में 2 है और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है ये। तो देखो ये काय में दे रखी है? माइक्रो कूलम में दे रखी है। तो सबसे पहले कूलम में चेंज करना पड़ेगा, कूलम पर मीटर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10 × 10⁻⁻6 डिवाइड R1 कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1 मीटर। कितना आएगा? अरे भाई 10 को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए करते हैं। तो ये कितना बचेगा? 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 कितना होगा? 0.1 मीटर, ठीक है? चलो अब यहां से अपन को क्या करना है? सॉल्व करना है। 9 2 क्या हो गया? 18 हो गया। तो ये तो हो जाएगा 18। इधर कितना बचेगा? इधर कितना बचेगा? तो देखो यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर एक 10 आएगा, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है? 6 है। तो ये तो हो गया 3 और 2 5, मतलब 10 की पावर कितना आएगा? 5 आएगा। और अगर इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो ये 1.8 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है? तो ये इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सुनते जाना। फिर हम इसके बाद निकालेंगे, फिर नेट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? नेट। दोनों को जोड़ देंगे तो नेट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? नेट निकल आएगा। ओके, तो चलो फटाफट से एक काम करते हैं, दूसरे वायर के कारण निकालते हैं। नेक्स्ट वायर के लिए भी सेम ऐसे ही करना है अपन को। तो कितना आएगा देखिए, फॉर वायर सेकेंड। तो सेकेंड वायर के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2। कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है? तो यहाँ पर फिर से वही 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है? 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और लैम्डा कितना दे रखा है अपन को? लैम्डा अपन को दे रखा है 20 माइनस का 20 दे रखा है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैं प्लस ले रहा हूँ। 20 × 10 की पावर कितना आ जाएगा? -6। और R2 कितना दे रखा है अपन को? देखिए R2 देखना पड़ेगा अपन को। तो R2 20 है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 10 आएगा, ये 2 से ये 2 मरेगा, 9 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 18 आ जाएगा। सही है, ये 18 आ गया। इसके बाद ये 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। 1 और 2 मतलब 10 की पावर 5 आनी चाहिए। 10 की पावर कितनी होगी? 5। तो यानी कि आपका E2 आ गया इतना मैग्नीट्यूड में, न्यूटन पर कूलम। तो नेट निकालेंगे तो नेट क्या होगा? नेट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? यस, तो नेट हो जाएगा आपका अच्छा एक काम करते, रुको। ये हमने E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और ये क्या निकाल लिया? E1 निकाल लिया। तो E1 की वजह से फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर F1 निकालते हैं। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन को मैं E रख लेता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा? 18 × 10⁵। तो ये F1 मतलब इलेक्ट्रॉन में लगने वाला F1 फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया? F1। इसी तरह से इसके कारण F2 कितना आएगा बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। F2 कितना आएगा? यही आएगा E18 × 10⁵ आएगा, ठीक है? तो नेट फोर्स निकाल लो डायरेक्ट। एक काम करते हैं ना, नेट फोर्स ही पूछा, नेट फोर्स निकालते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत ही क्या है? तो F1 + F2, तो नेट फोर्स आ जाएगा आपका
F1 प्लस F2। तो F1 कितना है, यस यही है 18e इंटू 10 टू पावर 5, F2 भी कितना है 18e इंटू 10 टू पावर 5। तो टोटल आ जाएगा 36 इंटू 10 टू पावर 36e इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस सवाल में क्या था, कुछ नहीं था, आपको नेट फोर्स निकालना था, तो इसके कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और आलगील फोर्स निकाल लिया। फिर आपने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। तो मैग्नीट्यूड निकाला आपने, फोर्स निकाल लिया। तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो नेट निकाल दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट, अपन को डाइपोल मोमेंट दे रखा है P बराबर 4 इंटू 10 टू पावर कितना -9 कूलम। ठीक है भाई, ओके, कूलम इंटू मीटर। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अच्छा ये चीज लिखिए जहां पर कि प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट अ डाइपोल इज इन स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। और जब आपको एंटी पैरेलल कर देते हैं इसको, यहां पर आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी पैरेलल कर देते हैं, मतलब थीटा इक्वल टू 180, तो अब ये आपका अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, थीटा इक्वल 0 डिग्री पर, और अनस्टेबल क्या होता है 180 डिग्री पर। तो हमसे क्या पूछा है भाई इसमें, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 3 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको वर्क डन निकालना है रोटेटिंग अनस्टेबल, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल तक ले जाने में कितना वर्क डन किया। तो देखो वर्क डन बेसिकली एनर्जी से बनता है, तो जब स्टेबल सिचुएशन में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है P, कितनी होती है P। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का P cos थीटा, होता कि नहीं होता, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो माइनस का P आ जाएगा। और अनस्टेबल में लेकर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी तेरी, तो मतलब ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो तेरी इतनी आ जाएगी, कितनी, माइनस का P cos 0 रख देगा तो, और घुमाएगा, वर्क से ही एनर्जी बनती है, तो घुमाएगा तो कितना डिग्री आया 120 डिग्री आया। तो यहाँ पर 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री आया, और यहाँ पर 180 डिग्री पुट करेगा ना बेटा, तो U2 तेरा कितना आएगा, U2 आ जाएगा माइनस का P cos 180 डिग्री वैल्यू होती है -1, तो मतलब प्लस बनाएगा। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कितनी है U2, इनिशियल एनर्जी कितनी है U1। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको वर्क डन पूछा है तो डायरेक्ट आप वर्क डन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। तो मैं एनर्जी के बेसिस पर निकाल रहा हूं, तो U2 ऐसे नई तरीके भी सीखिए कि हम एनर्जी के बेसिस पे भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो U2 कितना है प्लस P, और ये कितना है माइनस P, तो ये कितना हो गया, यस आपका हो गया डेल्टा U 2P, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है आपको 4 इंटू 10 टू पावर -9, 4 इंटू 10 टू पावर -9। E की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 3 इंटू 10 टू पावर 3, 3 इंटू 10 टू पावर 3। चलो मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया 12, और 12 2 जा 24, तो 24, और ये कितना हो गया 10 टू पावर -6, मतलब 2.4 इंटू 10 टू पावर -5 जूल आपका आंसर आना चाहिए। हाँ 2.4, मतलब ये आंसर आ जाएगा 2.4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया कैसे किया भैया। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 0 डिग्री पर डाइपोल का, और अनस्टेबल होता है 120 डिग्री पर। तो मैंने वर्क करने से ही एनर्जी बनती है, तो एनर्जी निकाल ली मतलब वर्क निकाल लिया, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो स्टेबल सिचुएशन में एनर्जी होती है अपनी U1 इक्वल टू माइनस P cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो इसलिए माइनस का P होती है। अनस्टेबल सिचुएशन में उसको घुमा देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस P cos थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री वैल्यू होती है -1, तो प्लस का आ जाएगा। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी में चेंज आया। ठीक है, तो ये निकाल लिया, तो चेंज कितना आया 2P का आया, और वैल्यू रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते वर्क डन का, तब भी आ जाता। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दे रखी है 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ओके जी, एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क दे रखा है
4 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है भाई। द चार्ज डाइपोल लेंथ दे रखी है, डाइपोल लेंथ की 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में से निकाल लेंगे, 2 × 10⁻, कितना आ जाएगा, मान का 2 मीटर। ठीक है। चार्ज निकालना है डाइपोल का, क्या निकालना है, चार्ज। बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है। PE × 1/2 आ जाएगा, और टाउ की वैल्यू कितनी दी है, 4 दे रखी है। ठीक है, 4, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो जाएगा। P को हम लिख सकते हैं Q × 2A, और E ये है। अब हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालना है तो बाकी सबको नीचे भेज दो, तो 8/2A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻²। E की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 2 × 10⁵, और यहाँ पर Q। सही है। देखो ये 2 4 दूनी 8, और 10⁻3, तो ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा Q बराबर 2 × 10⁻³ कूलाम। और इसका आंसर नैनो कूलाम में आ रहा है, तो इसका मतलब नैनो कूलाम होगा आपका 2 नैनो कूलाम, सॉरी नैनो कूलाम नहीं, मिली कूलाम। 10⁻³ का मतलब होता है मिली कूलाम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये आपकी पहली PYQ सीरीज, जिसमें सारे अच्छे क्वेश्चन जितने भी PYQs के थे मोस्टली मैंने आपको करा दिए। अब नेक्स्ट सीरीज आपकी आएगी सेकंड चैप्टर की। इस वीडियो को आपको बहुत सारा प्यार देना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से बहुत अच्छे से सीरीज आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स 95+ आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।